Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today's subject is income tax. Last 4 or 5 days I was quite busy in my exhibition work. I have an exhibition, commerce exhibition in my college, so I have not made any video and I have not posted any of them. So today my subject is income tax. Today I will discuss some more important topics regarding introduction chapter which I have not discussed yet. Now the first topic is income and its concept. तो देखा जाए तो वास्तव में इनकम से हम समझते क्या, इनकम होती क्या है। इनकम का मतलब होता है आय, यानी कि कहाँ से आएगी इनकम। तो इनकम जो है वो देखा जाए तो बुक्स में एकदम हर चीज़ को एलैबोरेट करके अलग अलग दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो अलग अलग तरीकों से आती है, अलग अलग सोर्सेज से आती है और इनकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी अलग होती है। जैसे कोई इनकम ऐसी है जो वन टाइम हो सकती है, कोई इनकम ऐसी है जो रेगुलरिटी पे रहती है, कोई टेम्परेरी बेसिस पे रहती है। तो देखा जाए तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है यही हमारी इनकम कहलाती है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज का मतलब है कि जो हम जॉब करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, उसमें जो भी जॉब में हमें सैलरी यानी कि बेसिक पे, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, जो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सब मिला के सैलरी में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में दो तरह के हाउस को देखा जाता है, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता है लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ही देते हैं और वो एक सिर्फ लॉस ही माना जाता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से या तो इनकम निल निकलती है या तो उससे सिर्फ लॉस मिलता है। मेनली इनकम आती है रेंटेड हाउस से, यानी कि जो हम टेनेंट्स को देते हैं, जो हम किराए पर चढ़ाते हैं, वही हमारी एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट्स और गेन। तो बिजनेस में आपको पता ही है कि बिजनेसमैन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंट में हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाते हैं और वो जो नेट प्रॉफिट हम निकालता है बिजनेसमैन, वही उसकी रियल इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट गेन में हम नेट प्रॉफिट को ही एनालाइज करते हैं। बस इनकम टैक्स क्या करता है कि बिजनेसमैन की जो नेट प्रॉफिट होती है उसको एनालिसिस करता है कि वास्तव में वो नेट प्रॉफिट क्या सही है, ऐसा तो नहीं उसमें बोगस एक्सपेंसेस को जोड़ दिया गया हो या इनकम्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया हो या उनको गायब कर दिया गया हो या दिखाया ना किया गया हो या ओवर स्टेटेड हो या अंडर स्टेटेड हो। इस सारी चीज़ों को वो देख करके एडजस्ट करके रियल नेट प्रॉफिट को लेता है। उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन तो देखा जाए तो एक लमसम इनकम होती है जो बार बार नहीं आती है, जो कंसिस्टेंसी में नहीं रहती है, वो वन टाइम इनकम होती है। या अगर हम इसको लगातार बार बार बेचेंगे, खरीदेंगे तो वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। तो कैपिटल गेन भी बहुत बार बार हम कह सकते हैं एक परमानेंट इनकम नहीं है, टेम्परेरी बेस इनकम होती है। अदर सोर्स में देखा जाए तो अदर सोर्स में दो तरह की इनकम्स हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। जैसे कैजुअल इनकम्स जो है वो हमारी टेम्परेरी होती है, वो वन टाइम भी हो सकती है। कैजुअल इनकम हम वन टाइम ही कमा सकते हैं क्योंकि वो विंडफॉल होता है जो अचानक से एक एसएससी को मिलता है, वो हर बार नहीं होगा। लेकिन हम कुछ इनकम्स ऐसी भी है जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, डिविडेंड्स है, तो ये बार बार मिलने वाली इनकम है, ये जो है वो रेगुलर बेसिस पे देखी जाती है। तो यही हमारी जो 5 हेड्स हैं, इसी को ही मेनली हम इनकम कहते हैं। इसकी कंसेप्ट देख लिया जाए तो क्या कहती है इनकम। पहली चीज़ एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई पांचों हेड में से किसी एक सोर्स में से निकलनी चाहिए वो इनकम, तभी वो कहलाएगी हमारी इनकम। तो यानी कि वो हमारी डायरेक्ट इनकम हो, इसका एक डेफिनेट सोर्स हो, या तो वो सैलरी से आए, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी से आए, या तो कैपिटल गेन से आए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे वो अदर सोर्स। नेक्स्ट है लीगल और इलीगल इनकम। इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, इनकम टैक्स की नज़र में वो इनकम कहलाती है और उस पर टैक्स लिया जाता है। अगर हम कोई गलत तरीके से इनकम कमाते हैं तो वो भी इनकम होगी, अदर वो अलग बात है कि उस पर टैक्स जो रेट होगा वो ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है लमसम और इंस्टॉलमेंट्स।
जैसे देखा जाए तो कैपिटल गेन ऐसी इनकम है जो एक बार में मोटी रकम आ जाती है, यानी कि हम जब किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो वो एक बार में ही वन टाइम इनकम आती है, वो लमसम होती है। लमसम का मतलब होता है एक बार में मिलने वाली मोटी रकम, यानी कि वन टाइम पेमेंट, हेवी पेमेंट्स। तो लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट, जैसे कि हमें सैलरी वगैरह जो होता है वो एक मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे होता है, वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। तो इनकम चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, इनकम मानी जाए। इनकम चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। अभी मैंने कहा कि अगर आपकी जॉब फिक्स्ड है तो वो परमानेंट होगी। अगर आपकी मान लो कैपिटल गेन से कोई इनकम आई या अदर सोर्स में कैजुअल इनकम से कोई इनकम आई तो वो एक टेम्परेरी बेसिस इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट है इनकम कैश में भी हो सकता है, काइंड में हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सैलरी में बेसिक पे के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि काइंड के रूप में होते हैं। वो अदर बात है, उसको हम कैश में या मॉनेटरी वैल्यू उसकी लगा लेते हैं। तो इनकम चाहे कैश में हो चाहे काइंड में, इनकम मानी जाए। नेक्स्ट है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम हम अर्न कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रोविडेंट फंड्स है, पेंशन फंड्स है, ये सब अर्न हो रहे हैं लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर में ही मिलेंगे, लेकिन वो इनकम मानी जाए। नेक्स्ट है पिन मनी और पॉकेट मनी, यानी कि वाइफ और बच्चों को दी गई पिन मनी, पॉकेट मनी, उनके जेब के खर्चे एक इनकम नहीं मानी जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपनी इनकम बिना किसी वजह के ट्रांसफर कर दी तो वो क्लब कर ली जाती है। तो वैसे अगर हस्बैंड वाइफ को या बच्चों को कोई पिन या पॉकेट मनी देता है तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि जब हम अपने एक्सपेंसेस को खर्च करने के बाद उसको मनी में कन्वर्ट करा लेते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि हम अपने कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं या अपने एम्प्लॉयज से उसको रिकवर कर लेते हैं, तो इस तरह के खर्चे, रिइंबर्स खर्चों को भी इनकम नहीं माना जाता है। इनकम ऑफ धर्मदा, गौशाला, मठ, ये जो इनकम है ये एक तरह से कहा जाए तो सोसाइटीज़ होती है, ये सब सर्विस का काम करती है, तो ऐसे मठ, धर्मदा, गौशालाओं को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इनकी इनकम नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट है डाइवर्टेड इनकम, यानी कि जब कोई किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे डाइवर्ट कर दिया जाता है या उसका डाइवर्जन आता है और उसको वो सैलरी तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसकी पोस्ट परमानेंट ना हो जाए, तो डाइवर्टेड इनकम जब तक एप्लीकेबल नहीं होगी तब तक वो इनकम नहीं मानी जाए। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम जैसे मान लो प्रॉपर्टीज में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खराब हो गया, उस समय उसको सैलरी नहीं दी गई, या कोई इनकम हमारी कभी किराएदार से फंस जाती है जो कि अनरियलाइज बन जाती है, तो डिस्प्यूटेड इनकम भी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक उसका डिस्प्यूशन सॉल्व ना हो जाए। तो इस तरह से अब आते हैं इनकम पॉजिटिव और निगेटिव। अगर इनकम पॉजिटिव है तो वो इनकम मानी जाएगी, वो प्रॉफिट भी मानी जाएगी, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो वो लॉस माना जाएगा। तो हमें जब रिटर्न फाइल करना होता है तो हम इनकम का भी रिटर्न फाइल करते हैं, और जब कभी लॉस होता है तो हम लॉस का भी रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इनकम और उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स को क्लियरली समझाया है। नाउ सेकंड टॉपिक इज कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम से हम क्या समझ सकते हैं? कैजुअल इनकम विच इज़ नॉट फॉर्मल, कैजुअल इनकम जो अचानक से आ जाए, जो कभी कभार आए लाइफ में, तो वो होती है कैजुअल इनकम, जो हमेशा यानी कि जो रेकरिंग नेचर की नहीं है, जो अचानक से, जैसे कहते हैं ना कभी कभी लक्ष्मी जी हम पे मेहरबान होती हैं और छप्पड़ फाड़ के किसी पे मेहरबान हो जाती हैं, और जिसको देती हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देती हैं। तो इस तरह की इनकम को कैजुअल इनकम माना जाता है, जिस पे लक्ष्मी जी मेहरबान होती है, तो कह सकते हैं कि वही है कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम विच इज़ कैजुअल नॉट रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार नहीं हो रही है, जो वन टाइम है, एक बार अचानक से लॉटरी लगी और हम रातों रात मालामाल हो गए, तो वो है कैजुअल इनकम। इट इज़ एक्सीडेंटल विदाउट स्टिपुलेशन, यानी कि इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई सट्टा नहीं लगा, ये अचानक से मिल गई, अचानक से हम करोड़पति जीत जाते हैं,
हम 5 करोड़ 10 करोड़ करोड़पति में जीत जाते हैं। तो हम उसको कहीं भी स्टिपुलेट करके नहीं गए, हम सोच के नहीं गए, हमने कहीं फिक्सेशन नहीं किया, तो वो है हमारी एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, यानी कि लक्ष्मी जी का जो मेहरबानी होती है वो कभी कभार होती है, तो वही है अनएक्सपेक्टेड, अचानक से लक्ष्मी की बारिश हो रही है, तो वो है कैजुअल इनकम। एग्जाम्पल जैसे लॉटरीज, बेटिंग, गेम्स, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसेस, इस तरह की इनकम को कैजुअल इनकम माना जाता है। तो लॉटरी आप लोग जानते ही है कि अब तो कई शहरों में बैन है, लेकिन अब वही गेम के फॉर्म में आ रही है, बेटिंग्स आ रही है, ये गेम्स आ रहे हैं आजकल, आप लोग देख ही रहे हैं इस तरह के, उसमें पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी समय क्रिकेट में ड्रीम 11 वगैरह चल ही रहा है, तो ये सब क्या है, तरह की बेटिंग ही है। कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसेस, तो अभी भी हॉर्स रेस देखा जाए तो जयपुर वगैरह में चलता ही है। तो ये इस तरह के जो गेम्स है वो सब कैजुअल इनकम के पार्ट माने जाते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाया सरकार ने, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स जो है वो एकदम ही को ढीला छोड़ दे, तो कुछ चीज़ें इनके लिए देखी जाती है कि क्या नियम है इनके, तो कुछ प्रोविजंस भी हैं। तो जैसा है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, यानी कि हम अगर कोई इनकम कमाते हैं कैजुअली और उस पर जो खर्चे होंगे तो उस खर्चों को डिडक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट हॉर्स रेस। हॉर्स रेस को बस छोड़ दिया जाता है क्योंकि हॉर्स को मेंटेन किया जाता है, उनके खाने पीने देख रेख का खर्चा जो है वो थोड़ा सा अलग हटके होता है, इसीलिए हॉर्स रेस के खर्चे को अलाउ किया गया है। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो भाई हॉर्स है तो ऑब्वियस है खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि अगर आपको एक लॉटरी से इनकम आ रही है और दूसरी लॉटरी से लॉस आ रहा है, तो आप उस लॉस को दूसरी लॉटरी की इनकम से रिकवर नहीं कर सकते हैं। सेट ऑफ लॉस का मतलब होता है एक लॉस को दूसरी इनकम से या सेम हेड से रिकवर करना। तो ऐसा कैजुअल इनकम अलाउ नहीं करता है कि अगर आप लॉटरी से हार गए हैं और किसी लॉटरी से आप जीत गए हैं तो उस हारी इनकम को जीत वाली इनकम से आप रिकवर कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट हॉर्स रेस। बस एक हॉर्स रेस ऐसा है जिसमें सेट ऑफ जो होता है वो परमिटेड होता है और इसको हम कैरेड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एक साल में रिकवर नहीं कर पाते हैं तो हम आगे के सालों में उसको बढ़ाते जाते हैं और रिकवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो हॉर्स रेस में भी ऐसा अलाउड है। और 4 साल, हॉर्स रेस को 4 साल का पीरियड दिया गया है कि अगर किसी हॉर्स रेस से हमें लॉस होता है तो उसे हम आने वाले 4 सालों में रिकवर कर सकते हैं। अगर हम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर नहीं कर, मतलब असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम से नहीं कर पाते हैं तो आने वाले सालों में उसको किया जाता है। नेक्स्ट है टीडीएस। तो देखा जाए तो कैजुअल इनकम पे टीडीएस करता है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पे हमको इनकम मिली वहीं पे हमारा टैक्स काटा जाएगा, यानी कि सोर्स जिस जगह से वो इनकम निकलेगी वहीं पे उसका टीडीएस कट जाएगा। तो टीडीएस कटता है 10,000 के ऊपर। तो सारी इनकम इंक्लूडिंग हॉर्स रेस जितनी भी कैजुअल इनकम है वो 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही वो 10,000 को एक्सीड करेंगी उस पर टीडीएस काट दिया जाएगा 30% से। तो टीडीएस का रेट और टैक्स का रेट भी देखा जाए तो काफ़ी सेम है, दोनों ही सेम है। रेट ऑफ टैक्स, कैजुअल इनकम को एक स्पेशल इनकम मान करके हम स्पेशल रेट लगाते हैं और उसका रेट है 30%। तो कैजुअल इनकम जो है वो 30% पे लगाई जाती है और ये जर्नल इनकम में नहीं देखी जाती है। जब आप लोग स्लैब पढ़ेंगे तो स्लैब में ये स्पेशल इनकम के रूप में देखी जाएगी और इसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 30%। उसके बाद कैजुअल इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लास्ट हेड में देखा जाता है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ये 2 तरह से देखी जाती है। अगर ये ग्रॉस इनकम है, यानी कि अगर विनिंग अमाउंट दिया है, ग्रॉस इनकम दिया है, तब तो हम उस पर कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज इनकम में ले लेंगे। लेकिन अगर वो रिसीव्ड इनकम दिया हो या नेट इनकम दिया हो तो हम उसको ग्रॉस अप करते हैं, यानी कि हम अगर 70% इनकम रिसीव कर रहे हैं रिसीवल में तो हम उसको 100% पे चेंज करेंगे।
तो इस तरह से वो टैक्स के पर्पज़ के लिए देखी जाती है अदर सोर्स में। तो ये थी हमारी कैजुअल इनकम और इसके कुछ प्रोविजन जो मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझाया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति। सेक्शन है 2 सबसेक्शन 31, यानी कि पर्सन कौन होता है, यानी कि टैक्स लगाने के लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए एक पर्सन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पर्सन के अकॉर्डिंग ही टैक्स स्लैब का इस्तेमाल करते हैं, उनके टैक्स रेट्स को देखते हैं और उसके हिसाब से टैक्स भरा जाता है, यानी कि रिटर्न फाइल किया जाता। तो सबसे पहले आते हैं एक इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल जो कि मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एक माइनर चाइल्ड भी हो सकता है, लूनाटिक भी हो सकता है, जो दिमाग से थोड़ा सा जिसको कोई बीमारी टाइप हो या इडियट टाइप हो, या जिसको कह सकते हैं थोड़े से फिट्स पड़ते हो, या कुछ टाइम वो नॉर्मल रहता हो, कुछ टाइम वो ठीक ना रहता हो, इस तरह के बंदे को लूनाटिक्स कहते हैं। और हम देखा जाए तो इंडिविजुअल में भी 3 कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि आपका बिलो 60 ईयर्स, अबव 60 to 80 यानी कि सीनियर सिटीजन, और अबव 80 ईयर्स को माना जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं और उसी कैटेगरी के हिसाब से स्लैब लगाया जाता है, क्योंकि इनकी एग्जेम्पशन लिमिट्स अलग होती है। जैसे कि देखा जाए तो बिलो 60 ईयर्स वाले इंडिविजुअल का जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन का है 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन का है 5 लाख। तो इस तरह से अलग अलग सिटीजन को देख करके ही हम कह सकते हैं कि उन पे टैक्स रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप जानते ही है, हमारे इंडियन फैमिलीज जो होती है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही देखी जाती है। 2 तरह की होती है, ये मितक्षरा दया भागा। कुछ पार्ट्स में मितक्षरा होती है, कुछ पार्ट में दया भागा होती है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता कहलाता है, और इसमें जो भी को-पार्टनर्स होते हैं वो कह सकते हैं कि, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को-पार्टनर्स जो है वो बाय बर्थ ही को-पार्टनर बन जाते हैं और उस फैमिली का मेंबर होते हैं। और इसमें चाहे लेडी पर्सन हो चाहे मेल हो, तो मेल और फीमेल और मेल दोनों ही को-पार्टनर बन जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, तो इसको मैं जब ये इसके बारे में पढ़ाऊँगी, इसके टैक्सेशन के बारे में पढ़ाऊँगी, तो मैं इसको और इलैबोरेट कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारी फर्म। तो फर्म तो आप पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्म को मेनली कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स मिलकर किसी फर्म को क्रिएट करते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, और ये एक वॉलेंट्री होती है, कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। चाहे तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, चाहे तो नहीं हो सकते हैं। इनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अभी इस समय एक नई लायबिलिटी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप भी देखने को आ रही है, तो हम उसको भी इंक्लूड ही मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपनी। कंपनी का मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि इंडियन हो, चाहे उसका इनकॉर्पोरेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। ये कंपनी एक इंडियन भी हो सकती है, बाहर से इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, कंट्रोल मैनेजमेंट भी हो सकता है कंपनी का, तो कंपनीज भी देखी जाती है। फिर आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें लोग सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए एसोसिएशंस बनाई जाती है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी एक तरह का कह सकते हैं कि एक इनकॉर्पोरेशन होता है, जिसमें एक कॉन्ग्लोमरेशन हो जाता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। तो उसमें कई लोग मिलके एक बॉडी को क्रिएट करते हैं और उसमें भी कुछ स्पेशल पर्पस भी हो सकता है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, ये भी देखी जाती है। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी, जिसमें म्यूनसिपैलिटी को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देखते हैं, इनका भी टैक्सेशन किया जाता है। और लास्ट है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जो कि एक यूनिवर्सिटीज़ के रूप में, डाइटी के रूप में देखी जा सकती है। तो किसी भी टैक्सेशन को निकालने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर पर्सन का अलग टैक्स रेट होता है, अलग स्लैब होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। किसी से सरचार्ज कम लिया जाता है, किसी से सरचार्ज ज़्यादा लिया जाता है। तो सबके अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज़ है जो कि हम पर्सन के द्वारा ही देखते हैं। माय लास्ट टॉपिक इज़ एसएससी।
तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एसएससी। तो एसएससी कौन होता है? एसएससी को मेनली बोलते हैं टैक्स पेयर, यानी कि जो टैक्स देता है। यानी कि जब कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन जब एक लिमिट से ज़्यादा उसकी इनकम हो जाती है तो उसे टैक्स देना पड़ता है और टैक्स पेयर को एसएससी कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टैक्स पेयर ही एसएससी कहलाए। हम अगर किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट इनकम टैक्स को करते हैं, चाहे वो हमसे पेनल्टी चार्ज करे, चाहे वो हमसे टीडीएस चार्ज करे, या किसी भी नोटिस के रूप में हमको कोई इनकम टैक्स के द्वारा कोई नोटिस भेजा जाए, हमें रेगुलर असेसमेंट करने को कहा जाए, हमें एविडेंसेस देने को कहा जाए, तो वो अगर इस तरह का कोई भी प्रोसीजर किसी पर्सन के साथ होता है तो वो एसएससी कहलाता है। एसएससी जो होते हैं वो दो तरह से देखे जा सकते हैं। पहला है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है माना हुआ या माना गया। वो एक्चुअल नहीं है लेकिन किसी और के लिए वो टैक्स भर रहा है। जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव, किसी की डेथ होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसका टैक्स भरता है तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। या अगर कोई व्यक्ति माइनर है या कोई बच्चा है, फॉरेनर है, लुनाटिक्स है, अगर इसके बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे कोई टैक्स भरता है तो वो भी डीम्ड एसएससी कहलाता है। नेक्स्ट कहलाता है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी कर रहा है इनकम टैक्स के साथ। तो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कौन होता है? तो पहला, जो कि टैक्स ना काटे, टीडीएस ना चार्ज करे। जैसे कि अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल है सैलरी में एम्प्लॉयर का काम है टीडीएस काटना, क्योंकि सैलरी पे टीडीएस कटता है कि मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर। अगर एक एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं चार्ज करता है तो वो डिफ़ॉल्ट है। टीडीएस चार्ज करके अगर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करता है तो भी वो डिफ़ॉल्ट है। तो एसएससी डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ गड़बड़ी की, या तो आप टैक्स काटे ही नहीं और काटे तो उसको जमा ही नहीं किया। तो इस तरह से हम एसएससी के दो फॉर्म्स को देखते हैं। तो आज के वीडियो में आज मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर की 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया और इसमें बस एक पॉइंट और बचता है, दैट इज स्लैब। तो स्लैब मैं आपको एक पर्टिकुलर डे में एक स्पेशल वीडियो में ही बना के समझाऊंगी। तो इस तरह से मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म किया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।